हेलो स्वागत है आप सबों का ट्रिलॉजी क्लासेस में। और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर 2 को। तो चैप्टर 1 जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसका वीडियो सीरीज़ जो है वो ट्रिलॉजी क्लासेस फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। आप यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्शन है उसमें आपको चैप्टर 1 के सारे वीडियोस मिलेंगे। तो आप एक एक करके उन सारे वीडियोस को 1 बाय 1 देख के उसको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। साथ में जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा। तो आप हम लोग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम पे, ठीक है। और जो लिंक है और जो चैनल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 12th के चैप्टर 2 को, जो है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कहने का मतलब ये कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धीरता के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो सेकेंड चैप्टर है इसमें हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। उससे पहले पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। पोटेंशियल जैसा कि आप जानते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, आपकी क्षमता। जैसे आपका एक पोटेंशियल होता है, आपकी एक क्षमता होती है, उसी तरह से क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब चार्ज की भी एक क्षमता होती है कि नहीं। तो इसको समझने से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्लास 9th या क्लास 11th में आपने पढ़ा था। क्या था, जो अर्थ है, जो धरती है, उसकी क्षमता, ठीक है। तो ग्रेविटी होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके कारण जो है सभी वस्तु अपनी जगह पे रहती है, सभी ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी जगह पे रहती है। तो इसलिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो किसका पोटेंशियल है, तो अर्थ का, धरती का पोटेंशियल है। और जो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो उसका ही क्या एनर्जी होता है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए चैप्टर 2 में क्या, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें हेडिंग देख के लिखिए क्या, तो ये नोट्स लिखिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m थ्रू अ हाइट h अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। कहने का मतलब ये कि द्रव्यमान m के, द्रव्यमान मतलब मास, तो द्रव्यमान m के एक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत एक ऊंचाई h तक, कहां तक, तो h तक भेजने में किए गए कार्य को हम गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको कैसे समझेंगे, तो जब भी आप ग्राउंड पे होते हो और ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट ले लो, एक बॉल, उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉल को जब आप ऊपर फेंकते हो तो इनिशियली आप क्या देते हो, तो एक काइनेटिक एनर्जी देते हो जो कि हाफ mv² होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब, काइनेसिस मतलब मोशन, तो एक काइनेटिक एनर्जी देते हो। फिर क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म होते 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 क्या होता है, ऊंचे पे जाके वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, और जैसे वो एक हाइट h पर लिखता है तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण, मतलब धरती के खिंचाव के कारण, जो ग्रेविटी के कारण क्या होता है, वो वेलोसिटी और जो वो स्पीड, वो वेलोसिटी जो होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब एक हाइट h पे पहुंच जाता है ऑब्जेक्ट, तो वो क्या हो जाता है, उसमें जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी वहां पे खत्म हो जाता है और वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी का कंसेप्ट होता है। क्यों, क्योंकि उस पार्टिकुलर हाइट से क्या होता है, वो बॉल नीचे गिरने को तैयार है। आई बात समझ में। तो इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर्ड एनर्जी का कंसेप्ट है। तो इसलिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटी के पुल के कारण, जो एक खिंचाव के कारण जो एक एनर्जी स्टोर हो जाता है ग्रेविटेशन के कारण, वो क्या होता है, एक ऊंचाई से फिर नीचे गिरने को तैयार हो जाता है ना। तो इसलिए आप एक, जैसे कि डायग्राम आप देख रहे हो उसमें क्या है, तो जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है मास m का, ये ऑब्जेक्ट सपोज दैट मास m का है। इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हो, ऊपर फेंकते हो धरती से, ठीक है। धरती से आपने क्या किया, ऊपर फेंका एक हाइट h तक, ये हाइट h तक इसको ऊपर फेंका, है कि नहीं। तो इसको फेंकते, ये अर्थ है, इस अर्थ से इसको ऊपर फेंकते समय आपको क्या लगा, एक फोर्स लगा, है ना।
क्या लगा, फोर्स लगा। तो फोर्स किस पे लगा, इस m मास के ऑब्जेक्ट पे, है कि नहीं। m मास के ऑब्जेक्ट पे क्या लगा, एक फोर्स लगा, और वो फोर्स किसके अगेंस्ट लग रहा है, तो जो ये धरती है, अर्थ है, इसके ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, वो इसका, ये अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके विपरीत लग रहा है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg मास इंटू ग्रेविटी, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन यहाँ क्या है, g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के कारण जो आपका ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पे ग्रेविटी है ये F इक्वल टू mg हो जाता है। अब इस फोर्स के कारण ही क्या हुआ, ये बॉल जो है हाइट h तक जा रहा है, ये बॉल जो है कहां जा रहा है, हाइट h तक जा रहा है। और ये हाइट h अटेंड करने के लिए क्या कर रहा है, एक वर्क डन कर रहा है। और वर्क डन आपको पता है क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, तो कितना फोर्स लग रहा है, मतलब कितना बल लग रहा है ना, और कितना डिस्टेंस ये मूव कर रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप एक फोर्स लगाते हो तो वो एक डिस्टेंस मूव करता है, तभी वर्क डन होता है। अगर डिस्टेंस मूव नहीं करेगा तो वर्क डन नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाता है। अब ये फोर्स जो है वो कितना है, तो mg है ना, और डिस्टेंस क्या है आपका, h है, तो mgh। और इसी वर्क डन को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए U इक्वल टू क्या हो जाता है, mgh, जिसमें m आपका मास होता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, g होता है आपका ग्रेविटी जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और h होता है आपका हाइट, जिस हाइट तक वो ऑब्जेक्ट गया। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर हम लोग। तो यही जो वर्क डन होता है इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा है ये होता है mgh, जिसमें m द्रव्यमान है, g आपका त्वरण है, किसके कारण, तो धरती के कारण, और h आपका ऊंचाई है। आई बात समझ में। उसके बाद एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब धरती के कारण जो फील्ड बनता है, ग्रेविटेशनल फील्ड बनता है, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। वहीं अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है और कंटिन्यूस भी होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड कंटिन्यूस नहीं होता है। तो अब चूंकि आप ये समझ चुके हो कि ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होता है, तो अब आते हैं, डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अब ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आप हेडिंग दीजिए क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हिंदी में कहते क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जिस तरह से अर्थ का मतलब धरती का क्या होता है, एक पोटेंशियल होता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं, उसी तरह से क्या होता है, जो एक चार्ज होता है, चार्ज उसका क्या होता है, आपका एक पोटेंशियल होता है। तो इसको डिस्कस करते हैं। और तो हेडलाइन दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और इसमें लिखिए आप क्या, नोट्स देखिए, नोट्स लिखिए, व्हेन पॉजिटिव चार्ज is uniformly distributed in a line, then amount of work done in bringing a unit positive test charge Q1 from infinity to point P at a distance r against the electric field E needs an external force, that is electrostatic force, which is known as electric potential energy। तो एग्जैक्टली आपको याद क्या रखना है कि जब धनात्मक आवेश रेखा में एक समान वितरित होता है तो एक टेस्ट धनात्मक आवेश को उसके वैद्युत क्षेत्र के विपरीत अनंत से दूरी r तक लाने में एक कार्य किया जाता है ना, जिसमें एक बाहरी बल F लगता है जिसे हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, और इसी को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसको आपने लिख लिया, अब इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। तो इसमें क्या है कि जिस तरह से ग्रेविटेशन जो अर्थ है उसका अपना पोटेंशियल होता था जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते थे, सेम उसी तरह से अगर आप एक चार्ज ले लोगे, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ले लो, सपोज दैट ये है प्लस
प्लस प्लस प्लस प्लस। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर जाएगा, तो बाहर की ओर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना है, आपको चार्ज लाना है। तो आपको मान लो कि पॉजिटिव चार्ज लाना है प्लस क्यू, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत। तो आपको क्या करना होगा, एक वर्क डन करना होगा, तो एक फोर्स लगाना होगा, जिससे क्या होगा, इस पॉइंट तक मान लो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, तो ये आर है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, आर तक। मतलब ये इन्फिनिटी पे पॉइंट था और इसको लाए कहाँ तक आप, तो आर डिस्टेंस तक लाए, है ना, आर डिस्टेंस तक लेके आए। अब इसको यहाँ इन्फिनिटी से इस आर डिस्टेंस तक लाने में आपको लगाना पड़ा क्या, एक फोर्स, ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स। और इसी एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो जाके ये डिस्टेंस मूव हुआ कुछ, ठीक है, ये चार्ज इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक मूव हुआ। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चूंकि इन्फिनिटी पे है तो पता नहीं वो कौन सा डिस्टेंस, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल डिस्टेंस डी आर ले लेंगे, एक स्मॉल डिस्टेंस डी आर ले लेंगे। मतलब एक छोटा सा पार्ट आर का, ये जो है एक छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस, सपोज दैट ये आर है, तो ये छोटा छोटा डी आर के रिस्पेक्ट में ले लेंगे। तो अब इस स्मॉल डिस्टेंस फोर्स तो वही लग रहा है, चाहे वो 10 मीटर हो चाहे 1 मीटर हो, फोर्स तो उतने न्यूटन का ही लग रहा है। तो इसलिए F इंटू डी आर लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका वर्क डन हो जाएगा, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, आपका वर्क डन हो जाएगा, मतलब कार्य हो जाएगा। अब ये F इंटू डी आर में आपको याद कर रखना है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे थे, ये कौन सा फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और ये फोर्स किसके अगेंस्ट लगा रहे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस लीनियर चार्ज मतलब रैखिक आवेश घनत्व के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसके कारण, ठीक है। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि सपोज दैट क्या है, आपका एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, आपका क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज गिवन है इधर प्लस क्यू, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग ले लेते हैं क्या, Q1, ये सोर्स चार्ज है। इस सोर्स के चार्ज के कारण क्या, चारों तरफ क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अब इस सोर्स चार्ज में चारों तरफ आपका क्या निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट सपोज दैट ये क्या है, एक आवेश को लाना है, मतलब एक दूसरे प्लस Q2 चार्ज को लाना है आपको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत। तो आपको मान लो ये यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, ये क्या है, आपका R है। तो आपको यहाँ से इस इन्फिनिटी पॉइंट से इस पॉइंट R तक लाने में क्या करना होगा, एक लगाना होगा इधर क्या, तो फोर्स लगाना होगा, ठीक है। वो कौन सा फोर्स होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और वो फोर्स किसके अगेंस्ट है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है कि नहीं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अगेंस्ट जो ये फोर्स लग रहा है, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जिससे ये स्मॉल डिस्टेंस डी आर मूव कर पा रहा है, ठीक है। तो चूंकि ये इन्फिनिटी पे है इसलिए क्या है, स्मॉल डिस्टेंस डी आर लेते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसलिए जो ये क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको हम लोग लिखेंगे क्या, निगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है, तो माइनस F इंटू डी आर। आई बात समझ में। और चूंकि स्मॉल डिस्टेंस मूव कर रहे हैं तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल डिस्टेंस के लिए हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए डी डब्ल्यू मतलब स्मॉल वर्क डन, डी आर मतलब स्मॉल डिस्टेंस मूव्ड, मतलब कम दूरी और कम कार्य। अब क्या है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये पढ़ चुके हो कि ये क्या होता है, फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से फोर्स से आप पढ़ चुके कि ये होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, तो माइनस लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर होता है कि नहीं। और इंटू क्या लिख दोगे, डी आर, और इधर लिख दोगे डी डब्ल्यू। यहां तक क्लियर है हम लोग। अब इसमें क्या है कि आपका जो है इंटीग्रेशन dr है, मतलब dr के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकालना है, सिर्फ आर स्क्वायर को dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन चूंकि इधर कर रहे हैं तो इधर भी करेंगे, तो इसको कर देंगे इधर dw, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे इधर, और इधर हो जाएगा आपका क्या, माइनस Q1 इंटू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आप इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो, तो 1/4
आर स्क्वायर इंटू डी आर का, है कि नहीं। आप इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो, 1 बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है क्या कि अगर x टू दी पावर n रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ये आपने मैथमेटिक्स में ही पढ़ा होगा और फिजिक्स का जो बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिकल टूल्स क्लास है उसमें जाके देखोगे आपको ये मिलेगा क्या कि x टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। सेम इसी फॉर्मूला पे इसको सेट करना है। तो अब देखिए ये जो 1 बाय आर स्क्वायर है, अगर आर स्क्वायर को आप न्यूमरेटर पार्ट में लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये n का वैल्यू क्या हो गया, -2 हो गया। फिर उसमें क्या ऐड करेंगे, +1 ऐड कर दिए, +1। फिर नीचे में देखो n की जगह क्या है, -2 है तो ये जगह -2 और ये फिर क्या ऐड कर देंगे, +1। यहां तक क्लियर है। उसके बाद जो ये रेस्ट पार्ट है इसको एज इट इज लिख दो, -q1 इंटू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। -2 + 1 क्या, -1 ही होता है, बचता है तो -1 लिख दिया और नीचे में -2 + 1 क्या बच गया, -1 बच गया। तो ये ऐसे हो गया और ये माइनस आगे में लग गया, ये Q1 इंटू Q2 बाय क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये r-1 जो है इसको नीचे ले आएंगे और ये माइनस जो है ये इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए फर्दर जो है ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो देख लो इधर ये माइनस जो 1 है ये आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो है ये r-1 है नीचे चले जाएगा तो 1 बाय आर हो जाएगा। तो इसलिए कि एक वैल्यू क्या हो जाएगा, तो Q1 इंटू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। और इसी वर्क डन को जो इंटीग्रेट किए हम लोग, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और इसको डिनोट करते हैं U से, कैपिटल U से। तो इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है क्या आपका, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर, ठीक है। तो यहां पे आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो है वो नीचे में आर स्क्वायर होता है यहां पे, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में आपका नीचे में सिर्फ आर होता है, ठीक है। यहां पे ये नहीं होता है। यहां तक क्लियर है हम लोग। तो इसलिए आप याद रखोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इस सोर्स चार्ज Q1 के अगेंस्ट Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट जो है एक टेस्ट चार्ज Q2 को लाने में क्या लगा, एक फोर्स लगा, जिसके कारण ये एक डिस्टेंस dr मूव किया तो वर्क डन हुआ। इसलिए वर्क डन जो होता है वो क्या था, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और ये फोर्स जो लगा वो एक्सटर्नल फोर्स था और इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण वो डिस्टेंस dr मूव किया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स था ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, मतलब स्थिरवैद्युत बल था। और इसी स्थिरवैद्युत बल के कारण जो है ये उस डिस्टेंस इन्फिनिटी से r तक लाया गया, तो वर्क डन हुआ, इसलिए F इंटू डी आर। और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पता है जो आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, क्या होता है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो इसमें क्या है, आपको सिर्फ आर स्क्वायर और डी आर, इसके आर स्क्वायर को डी आर के रिस्पेक्ट में करना है और बाकी को बाहर कर लेना है। अब ये माइनस साइन इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में आ रहे हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स से अगेंस्ट लग रहा है, तो इसलिए क्या है यहाँ पे माइनस साइन दिया। फिर इसको इंटीग्रेट करके जो वैल्यू है 1 बाय आर आ जाएगा नीचे में, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, r-1 को 1 बाय आर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसलिए हो जाएगा U इक्वल टू प्लस Q1 इंटू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और फाइनली जो फॉर्मूला होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वो हो जाता है क्या, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आई बात समझ में। तो अब चूंकि आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझ चुके हैं, तो अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का, जो है आपका क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।